अब हम हमारी जो तीसरी जो पद्धति है उसकी चर्चा करने वाले हैं। देखें, जैसा कि जिस दिन इंट्रो मैं आपको दे रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का मुख्यतः जनक वॉटसन को माना जाता है, जो कि आपके साइकोलॉजी मेथड को डेवलप करने का काम करता है और जिसने व्यवहारवाद नाम को लेकर या व्यवहारवाद को लेकर बहुत अत्यधिक अध्ययन किया था। लेकिन वहाँ पर वो साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, साइकोलॉजी विषय में उनका नाम है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है या व्यवहारवाद का जनक जिसको कहते हैं राजनीति में, वो कहलाते हैं डेविड ईस्टन। ठीक है, देखें आप। अब इस उपागम में जो सबसे अच्छी जो बात है, वो अच्छी बात मनोवैज्ञानिकता के आधार पर अगर हम कहें, सॉरी मैंने आपको पहले व्यवहारवाद का दे दिया क्योंकि मैं व्यवहारवाद को पढ़ाने लगा, उसकी बात नहीं है। मनोवैज्ञानिक इस पद्धति में वैज्ञानिकता व तार्किकता का समावेश माना जाता है, जिस कारण इनके द्वारा किए गए अध्ययन को ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, इस अध्ययन पद्धति में मानव के मन, मस्तिष्क और उसके जो खुद के व्यक्तिगत जो व्यू हैं या उसके मन की दशा जो है, मनोदशा, आप जानते हैं मनोदशा का मतलब इन दोनों से आधार पर जिसके विचार बनते हैं उनकी बात कर रहे हैं। मन, मस्तिष्क और मनोदशा का अध्ययन किया जाता है। कभी हमारा मूड ऑफ होता है, कभी हमारा मूड चालू होता है, ऑन रहता है, कभी हम डिप्रेस होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अध्ययन किया जाता है। जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में, जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान क्षेत्र से इसे अलग करता है, अलग करता है। तो आप समझ गए, मतलब व्यक्ति की मनोदशा। मैंने कहा कि आप कभी जब ड्राइव करते हैं तो हम देखते हैं कि कई लोग, मैं आपको बहुत सारे अध्ययनों के बारे में बता सकता हूँ। जैसे कई लोग सबसे ज़्यादा सुसाइड जो होती है वो
अमावस्या या पूर्णिमा के दिन होती है। अब इसमें कोई साइकोलॉजी होगी, वो आंकड़ों के आधार पर बता रहा है, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, चंद्रमा पूर्णिमा का उसके मन पर, उसके शरीर पर इफेक्ट पड़ता हो। ये एक तथ्य है, एक फैक्ट है, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा सुसाइड जो करता है व्यक्ति, वो करता है या तो पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ये भी एक साइकोलॉजी है कि लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा अच्छे लॉजिकल और साइंटिफिक थॉट्स रखते हैं, ये भी माना जाता है, जबकि राइट हैंडेड ऐसे नहीं माने जाते। ठीक है, ये भी एक साइकोलॉजी है कि आप अगर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में जितना आप चिंतन कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी आपके बारे में चिंतन कर रहा होता है। तो ऐसी साइकोलॉजिकल कुछ बातें होती हैं। ऐसा ही कहा जाता है कि राजनीति में भी ऐसे कुछ विचार या कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो, या ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर सेम परिस्थिति में अलग अलग मेंटलिटी या अलग अलग मानसिकता के लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। तो जो उनका अलग व्यवहार है वही दिखाता है कि मानसिकता क्या है, अलग है। वो किसी कार्य, आपको भी कई बार कहा जाता है कि कार्य अगर आप किसी एक तरीके से असफल हो रहे हैं तो उस उद्देश्य को मत बदलिए, उस तरीके में परिवर्तन कीजिए। यानी वो जो तरीका है वो ही आपकी मानसिकता को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ भी राजनीति के संदर्भ में भी देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जो मन है, प्रत्येक व्यक्ति की जो शार्पनेस है, माइंड जितना साउंड माइंड जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की उसके विचार हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की उसकी रुचि हो सकती है, अलग प्रकार की उसकी आवश्यकता हो सकती है, कार्य को करने का अलग उसका ढंग हो सकता है। तो ऐसे ही राजनीति में भी अगर आप किसी व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तो जैसा नेता होता है, या हमारे यहाँ पहले कहा जाता था यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा होगा वैसी क्या होगी, प्रजा होगी। तो वहाँ पर राजा की मनोदशा के कारण समस्त राज्य की नागरिकों की, प्रजा की मनोदशा भी वैसी ही हो जाती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि किसी अच्छे मनोदशा, अच्छे मन मस्तिष्क के व्यक्ति को शासक बना दिया गया या लोकतंत्र में उसको सत्ता दे दी गई, तो वहाँ पर वो राज्य बहुत अच्छे तरीके से शासन प्रशासन करेगा, चलेगा वहाँ। और अगर किसी गलत मानसिकता के व्यक्ति को दे दिया गया तो वह स्वयं तो प्रभावित होगा ही, उस राज्य की दशा और स्थिति को भी क्या कर देगा, वो प्रभावित करेगा। जितने भी तानाशाह हुए हैं उनकी मन मस्तिष्क और मनोदशा सामान्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने असामान्य कार्य किए। वहीं अगर हम वर्तमान प्रधानमंत्रियों को देखें, हमारे उनकी मनोदशा पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों से अलग है। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो मनोदशा है, व्यक्ति के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के कारण भी कई बार राजनीतिक अवस्थाओं में या राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाता है। या वो हमने पहले भी बात की, देखो यहाँ पर मैं इसको उसके साथ जोड़ना चाहूँगा परंपरागत के साथ। परंपरागत में भी हमने कहा था कि वहाँ पर जिस व्यक्ति ने जैसा सोचा उस व्यक्ति ने वैसा ही सिद्धांत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दे दिया, यानी उसकी व्यक्तिगत सोच भी वहाँ पर काम करती थी। लेकिन कहाँ, किस रूप में, सिद्धांतकार के रूप में। यहाँ कोरा सिद्धांत काम नहीं करेगा, यहाँ जिस व्यक्ति के मन मस्तिष्क को पढ़ा जाएगा उसके प्रूफ होंगे, साइंटिफिक रिसर्च होगी उसके पीछे, तब आप उस सिद्धांत को डेवलप करेंगे। आपने जैसा उस सिद्धांत के निष्कर्ष निकाले हैं वैसा, ऐसा नहीं कि आपके मन में आ गया भाई ये व्यक्ति अच्छा दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, तो ये विचारों में भी बहुत अच्छा होगा, चलो लिख देते हैं इसको, ऐसा नहीं होगा। यानी आप जो भी सिद्धांत यहाँ बनाएंगे इन आधुनिक दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैज्ञानिकता या तार्किकता आपके साथ होनी चाहिए। उसका कोई तार्किक रीज़न देंगे आप, या उसका कोई वैज्ञानिक रीज़न देंगे आप कि ऐसा निष्कर्ष क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पर उस व्यक्ति का मात्र प्रशासक के तौर पर ही नहीं, आम व्यक्ति का क्या निष्कर्ष होता है, एक टीचर्स की क्या मानसिकता हो सकती है, एक व्यापारी की क्या मानसिकता हो सकती है, एक समाज सुधारक की क्या मानसिकता हो सकती है, एक राजनीतिज्ञ की क्या मानसिकता हो सकती है। इन सब का प्रभाव, इन सब के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। वही व्यक्ति डॉक्टर है, वो क्या सोचता है, लेकिन उसी डॉक्टर को अगर आप नेता बना देंगे, आप देखते हैं ना डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, या मान लीजिए रघु शर्मा राजस्थान के वर्तमान चिकित्सा मंत्री हैं, तो वो चिकित्सा मंत्री होने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, राजनीतिज्ञ क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वहाँ पर उनके मन मस्तिष्क और मनोदशा का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में भी पड़ने वाला है एज ए चिकित्सक।
या एज ए राजनीतिक है, तो वहाँ वो उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। अच्छे डॉक्टर हों तो जरूरी नहीं राजनीतिज्ञ में भी सफल हो, और अगर अच्छे राजनीतिज्ञ हों तो जरूरी नहीं अच्छे डॉक्टर्स भी हों, एक ही व्यक्ति। तो हम बात करें, जैसा मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, अच्छे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फेल हो गए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, मतलब इतने सक्सेस नहीं रहे जितने वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर भारत में सक्सेस रहे। ठीक है, तो वहाँ पर उनकी मानसिकता बहुत अच्छी थी, बहुत क्लियर थे, कंसेप्ट क्लियर थे, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी उनको उसमें तालमेल बैठाना आया, तो वहाँ पर वो एज ए इकोनॉमिस्ट अच्छा काम कर पाए। वहीं वही व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति को जो परिस्थितियाँ मिली उन परिस्थितियों में वो असफल हो गए, तो कहीं ना कहीं वो अपने मन मस्तिष्क की उन परिस्थितियों में तारतम्य नहीं बैठा पाए, तारतम्यता वहाँ नहीं बैठा पा रहे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो अध्ययन पद्धति है ये पता करेगी कि मिस्टर इकोनॉमिस्ट या मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर असफल क्यों हुए, क्या परिस्थितियाँ रही, और अगर वो सफल हुए, एक चाय वाला अगर सफल हो रहा है तो उसकी मनोदशा या उसकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की रही, ऐसी बात की जाएगी किसमें, मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में। इसके अंतर्गत भी राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का या सिद्धांतों का मनोवैज्ञानिक नियमों के आधार पर राजनीतिक अध्ययन किया जाना। आपने देखा होगा कि किसी जाति विशेष के क्षेत्र में किसी जाति विशेष के नेता को क्या कर दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है। जीते नहीं जीते ये अलग मानसिकता, लेकिन वहाँ मानसिकता क्या काम कर रही होती है कि जाति विशेष के व्यक्ति की जाति के लोग कम से कम वो तो इसको वोट दे देंगे, अगर इतने % लोग भी इसको वोट दे देंगे तो ये कैंडिडेट वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन कई बार इसका अपवाद भी आता है, जैसे हम कहते हैं कि दूसरा क्षेत्र में पहले राजेश पायलट जो व्यक्ति थे वो मीणा बाहुल्य क्षेत्र में जीत जाते थे, गुजर थे और मीणा बाहुल्य क्षेत्र में क्या करते थे, बड़ी जीत दर्ज करते थे, जीत जाते थे, तो वहाँ पर तो ये साइकोलॉजी क्या हो जाती थी, असफल हो। लेकिन ज़्यादातर चुनावी क्षेत्रों में ऐसा ही देखा गया है कि जातिगत आधार पर या जाति बाहुल्यता के आधार पर कई व्यक्तियों ने जीत हासिल की है, तो वहाँ वो मानसिकता काम करती है कि जाति जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है उन लोगों को ही कैंडिडेट के रूप में पार्टियों के द्वारा खड़ा कर दिया जाता है। हमेशा नहीं, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में।
तो वहाँ उनकी मानसिकता क्या काम करती है कि वो जो वोटर है वो उस व्यक्ति की जाति को देखकर वोट देता है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये जो परिस्थिति मनोवैज्ञानिक आधार पर कई पद्धतियों का जन्म हो रहा है। अपराधियों के विश्लेषण में भी ये काम करती है। मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ अपराधियों की मानसिकता को समझने में भी क्या करती हैं, कारगर साबित होती है। तो ऐसे ही राजनीतिज्ञों या राजनीतिक सिद्धांतों के प्रभाव को और उसकी प्रभावशीलता को स्पष्ट करने के लिए भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। ये भी एक वैज्ञानिक पद्धति है, तार्किकता पर, वैज्ञानिकता पर आधारित है। और इस अध्ययन पद्धति में जहाँ तक हमने देखा है वहाँ तक एक ठोस निष्कर्ष निकाला जाता है, ना कि किसी कल्पनावाद की बात की जाती है। आगे देखें बात। चौथा जो हमारा है वो है व्यवहारवादी उपागम। ये ध्यान रखें आप, मन मस्तिष्क सभी लोगों का अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार की उसकी सोच होती है, अलग अलग प्रकार के उसके मन में आइडियाज आते हैं। और इन दोनों के कई बार इन दोनों में सामंजस्य होता है तो मनोदशा अच्छी रहती है। अगर कई जगह ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, ठीक है, तो भी उस व्यक्ति की मनोदशा नेगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव है, कोई व्यक्ति मन से सोचते हैं, कुछ व्यक्ति मस्तिष्क से सोचते हैं, यानी लॉजिक की बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, कुछ इमोशंस के आधार पर डिसीजन लेते हैं। तो जहाँ पर क्लियर होगा कोई व्यक्ति जिस बात पर, अगर इमोशनली कोई व्यक्ति किसी बात पर क्लियर है, माफ़ करना है तो वो माफ़ कर देगा, ठीक है, वहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर उसका मस्तिष्क कह रहा है, वो प्रैक्टिकल सोच का नहीं, एक बार माफ़ कर दिया, दो बार कर दिया, तीसरी बार माफ़ नहीं करूँगा, और नहीं करेगा। दिक्कत कहाँ आती है, जब मन तो कह रहा हूँ कि अब खुद का बेटा ही आ जाए, खुद का भाई आ जाए या खुद का क्लोज फ्रेंड आ जाए, तब दिक्कत आती है। मन तो कह रहा है माफ़ कर दो, और दिमाग वहाँ क्या कह रहा है, नहीं, दो बार पहले माफ़ कर चुके हैं, तो अब क्या करना है। तो वहाँ वो कॉन्ट्राडिक्शन जब चलता है तब आपकी मनोदिशा पर भी थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। अभी एग्जाम्पल दे, अभी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बने, फिर इस्तीफा दे दिया, फिर अध्यक्ष बनाने को उनको लोग ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं कि आप फिर बन जाइए अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। क्षमताएं जो उनकी थी उनको पहले से पता थी नहीं थी, लेकिन एक बार उन्होंने अपने आप को टेस्ट करने का प्रयास किया। टेस्ट करने के बाद उनको लगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो दोबारा दबाव डालने पर भी वो अध्यक्ष पद को स्वीकार नहीं कर रहे। तो उसकी मनोवैज्ञानिकता है, जो उनकी मानसिकता है, वो अब स्थिर हो गई है कि नहीं, मैं अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करूँगा। जब तक असमंजस रहा तब तक उन्होंने एक बार असमंजस था, इसलिए उन्होंने एक बार उस पद को ग्रहण करने का प्रयास किया, कुछ दिन रहे, फिर त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। तो अब वो पहले से बेटर काम कर पाएंगे कि नहीं, मुझे ये अध्यक्ष पद नहीं स्वीकार। उसी पार्टी के जो अध्यक्षता हैं वर्तमान, उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री के पद को त्याग दिया था, यानी राजनीति के सर्वोच्च पद पर का वास्तविक शक्तियों का जो पालन करता है उस व्यक्ति की उस पोस्ट को उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि उनके मस्तिष्क में ये मानसिकता काम कर रही है कि अगर मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद तक पहुंचता है तो उसकी हत्या हो जाती है या उसके दुश्मन उनको मारने का प्रयास कर सकते हैं। उस मानसिकता के कारण उसने सर्वोच्च पद को स्वीकार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो मनोवैज्ञानिक जो कारण हैं, उन कारणों के कारण भी कई बार राजनीतिक सिद्धांतों या राजनीतिक परिस्थितियों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं हम, जो लास्ट है व्यवहारवादी अप्रोच। व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति। मैंने पहले आपको इस वीडियो से पहले बता दिया था कि व्यवहारवाद से हमारा जो तात्पर्य है उसका मनोविज्ञान में भी व्यवहारवाद का अध्ययन किया जाता है। वहाँ पर वॉटसन इसके जनक माने जाते हैं, लेकिन हम बात करें राजनीतिक व्यवहारवाद की।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब मूलभूत परिवर्तन कौन सा है? एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजतंत्र क्या हो रहा है? असफल हो रहा है। ठीक है। दूसरी, साम्राज्यवाद का विरोध हो रहा है, या साम्राज्यवाद ब्रिटेन की क्या हो गई? वहां पर समाप्ति हो गई। लोकतंत्र का उदय हो रहा है। या लोकतंत्र की जो विचारधारा है वो विकसित हो रही है। यहां पर देखिए समाजवाद और साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य संघर्ष चल रहा है। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की जिनके कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ने वाला है? इफेक्ट पड़ रहा है। और इस प्रभाव का कहीं ना कहीं संबंध कहाँ से है? व्यवहारवाद से। इससे है व्यवहारवाद से। तो इस व्यवहारवाद को अगर हम देखें तो इसका जन्म कहाँ हो रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। ठीक है। जिसका कारण राजनीति में होने वाले मूलभूत परिवर्तन है। राजनीति में होने वाले मूलभूत परिवर्तन हैं। ठीक है। अब आगे देखें आप, व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता, बौद्धिक पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेरियम को। ठीक है। वही व्यवहारवाद का जनक, इसका मतलब ये आइडिया तो किसका था? व्यवहारवाद का, या उसका सपोर्ट करने का, या उसको स्थापित करने की कोशिशें। व्यवहारवाद का जनक कहते हैं डेविड ईस्टन को। ठीक है। आगे चले। व्यवहारवाद के अंतर्गत विज्ञान व तथ्य को, अगर हम सेकेंडली सबकी बात करते हैं आधुनिकता में, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही आती है कि विज्ञान और तथ्य महत्वपूर्ण है। अब इसको व्यवहारवादी उपागम को
जो हम बात कर रहे हैं विज्ञान और तथ्य महत्वपूर्ण, वो किस तरह से, यहाँ देखें आप, व्यवहारवाद के अंतर्गत व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का, वहाँ पर तो व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति की मनोदशा का, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग मनोदशा का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आधार पर उसकी मनोदशा को कैसे देखा जाएगा, व्यापारी क्या सोचता है, कर्मचारी क्या सोच रहा है, क्योंकि वो भी व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर प्योरली किसकी बात कर रहे हैं हम, व्यक्ति के राजनीतिक या उसके राजनीतिक स्वरूप या उद्देश्य की यानी मूल्य निरपेक्षता जो हम इसकी विशेषताओं में भी पढ़ा था, वो एक्चुअली यहीं पर आता है कि उस व्यक्ति का जैसा व्यवहार है उसको उसके बिना मूल्यों से जोड़े हुए चाहिए नहीं, कर क्या रहा है, कैसा उसका व्यवहार है, इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, अध्ययन करते हैं, क्या किया जाना क्या चाहिए। यानी यहाँ पर विज्ञान और तथ्यों को, यानी वास्तविकता को, यानी रियलिटी को ध्यान में रखते हुए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था या व्यक्ति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसकी सहायता से, जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है या तकनीक का जो प्रयोग हो रहा है। साइंस को यहाँ पर हम क्या दे दें, तकनीक के आधार पर। तकनीक की सहायता से, तकनीक की सहायता से क्या करना है आपको, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है। और वो भी कैसे व्यवहार का, राजनीतिक व्यवहार या प्रभाव का। यानी एक व्यक्ति एज ए पॉलिटिशियन क्या सोचता है, या एक एज ए पॉलिटिकल सब्जेक्ट की स्टडी के तौर पर वो उसको कैसे लेता है, राजनीति विज्ञान को व्यक्ति कैसे लेता है, या एक राजनीतिज्ञ के तौर पर एक व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर सकता है, इसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति को क्या माना जाता है। अब देखो कैसे लोकतंत्र आ रहा है, तो देखो मतदाता के तौर पर, राजनीतिक दल, मतदाता, राजनीतिक दल, चुनाव, चुनाव की जो भी पद्धतियां हैं, पहले का चुनाव बेटर था या ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है वो अच्छा है, या इतना परिवर्तन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर वोटर की जो मानसिकता है, मतदान जो कर रहे हैं उस मतदाता की जो मानसिकताएं हैं वो परिवर्तित हो रही हैं। तो अब वो चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कैसे करें, इसलिए हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं, ईवीएम का। छुट्टी दी जा रही है, चुनाव के दिन क्या देते हैं, छुट्टी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उस मतदाता की मानसिकता आर्थिक हितों को प्रभावित करती है। आर्थिक हितों के कारण कई लोग वोट देने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर उस व्यवहारवाद के अंतर्गत देखा जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार किस तरह से प्रभावित कर सकता है राजनीति को, या राजनीतिक जो प्रभाव है वो राजनीतिक सिद्धांतों पर, राजनीतिक प्रशासन पर या राजनीतिक सत्ता पर किस तरह से प्रभाव डाल सकता है, उसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, व्यवहारवाद के अंतर्गत। अब आप देखते हैं ना, चुनावी लहर आ रही थी, मोदी लहर आई थी, इसलिए पिछली बार भी वोट मिले, अब की बार भी वोट मिले। तो वो जो लहर है, वो लहर क्या है, कब पैदा होती है, या किस तरह से हम किसी व्यक्ति के प्रभाव को लहर में कन्वर्ट कर सकता है। कोई व्यक्ति अपने प्रभाव को कितना विस्तार दे सकता है, जबकि वो पहली बार जब प्रधानमंत्री बन रहे थे तो उससे पहले उनका प्रधानमंत्री बनने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। सीएम थे गुजरात के, ठीक है, बहुत सारे सीएम हैं, 28 राज्य थे,
28 राज्यों में से अगर किसी भी व्यक्ति को सीएम बना दिया जाए तो क्या उसके पीएम बनने के चांस बढ़ जाते हैं क्या? ये भी एक अध्ययन का विषय है। फिर उस व्यक्ति ने किस तरह से लोगों को मानसिकता को पढ़ा या उन्हें राजनीतिक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से प्रभावित किया, एक बड़े वर्ग को उन्होंने प्रभावित किया और वो 2 बार लगातार सरकार बनाने में सफल रहे। तो ये जो सफलता है ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन का परिणाम है। के आधार पर राजनीति का अध्ययन किया जाता है। या इनके दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं हम, ये नई चीज जुड़ी है, अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में ग्राफ, चार्ट, सांख्यिकी पद्धति, अब आप जनगणना पूरी करते हैं तो वो क्या है? सांख्यिकी पद्धति के आधार पर है। सांख्यिकी पद्धति आदि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस कारण भी इसको क्या कहते हैं? एक वैज्ञानिक पद्धति का नाम इसको दे रहे हैं। जिस तरह सब्जेक्ट आपस में इंटररिलेटेड हैं वैसे ही ये पद्धतियाँ भी आपस में कैसी हैं? इंटररिलेटेड हैं। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, तो जब मिस्टर मोदी जा रहे हैं चुनाव का भाषण देने, तो वो खुद के व्यक्तिगत मनोदशा के आधार पर जनता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और जहाँ वो जा रहे हैं उस क्षेत्र का अध्ययन करके जाएंगे वो। ठीक है, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ के लोगों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए वहाँ की स्थानीय समस्याओं और राष्ट्रीय समस्याओं के बीच क्या बैठाएंगे? बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं और उस बैलेंस के आधार पर ही वो अपनी चुनावी घोषणा पत्र और अपनी चुनावी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमारे चारों उपागम पूरे हुए हैं। इनके आधार पर हम अपने विषय की गंभीरता को देखते हुए आप देखें कि किसी भी पद्धति को आप देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार, मनोवैज्ञानिकता, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण आदि से कनेक्टेड रहेगी और इसके आधार पर आप उसे पूरा कर लें। अब हम आगे देखेंगे इनकी विशेषताएं। ठीक है, और विशेषताओं के आधार पर हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में क्या क्या अच्छी चीज़ें शामिल की गई हैं या किन किन चीज़ों को किस तरह से वर्णन उनका किया गया। तब तक आप इसको देखिए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इनकी विशेषताओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।